अस्सलाम वालेकुम। 2 मई 2011 को अमेरिकन आर्मी के कमांडोज ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक शहर एबटाबाद में दुनिया के सबसे मतलूब शख्स ओसामा बिन लादेन और इसके करीबी साथी अबू अहमद अल कोयती और दीगर 3 अफराद के खिलाफ रात गए एक कार्रवाई की तो जैन बाबा अपने घर के बरामदे में सोया हुआ था। ये तमाम स्टोरी एबटाबाद के एक ऐसे बुजुर्ग की है जिन्होंने ओसामा बिन लादेन के घर पर अमेरिकी हमले की तमाम स्टोरी मीडिया के साथ शेयर की। 90 साल से ज्यादा उम्र वाले जैन बाबा एबटाबाद के एक मोहल्ले बलाल टाउन में अरसा 60 साल से रिहाइश पजीर थे और जैन बाबा के नाम से मशहूर था। जैन बाबा की रिहाइश ओसामा बिन लादेन की कोठी के गेट के बिल्कुल सामने थी, जिसके दरमियान एक 8 फुट की सड़क है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जैन बाबा ने कहा कि अब मेरी यादाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, मेरी कुफ्ते समात भी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन 2 मई 2011 के वाकयात को मैं कभी भी भूल नहीं सकता। 2 मई 2011 की रात को मामूल के मुताबिक मैं अपने घर के बरामदे में सोया हुआ था। ये एक गर्म और अंधेरी रात थी, बिजली गायब थी कि अचानक रात 12:30 बजे के करीब मैंने हेलीकॉप्टर की आवाजें सुनी। ये हेलीकॉप्टर मेरे घर के छत के इतना करीब परवाज कर रहे थे कि मेरी चादर जो मैंने सोने के लिए अपने ऊपर ओढ़ रखी थी वो उड़कर पता नहीं कहां गई। जैन बाबा बताते हैं इन 3 हेलीकॉप्टर में से एक ओसामा बिन लादेन की कोठी की 3 मंजिल पर उतरा, दूसरा जैन बाबा के घर के करीब बाबा के खेतों में जहां जैन बाबा ने आलू की फसल काश्त कर रखी थी वहां फौजियों को उतारा, तीसरा जैन बाबा के घर के करीब एक खाली प्लाट में उतरा। जैन बाबा बताते हैं कि इसके कुछ ही देर के बाद रोड पर मैंने फौजियों के दौड़ने की आवाजें सुनी। इन फौजियों ने मेरे घर का गेट तोड़ने और खोलने की कोशिश की। इसी असना में मैंने अपने छत पर फौजियों के दौड़ने की आवाजें सुनी, लेकिन इसके बाद ये तमाम फौजी ओसामा बिन लादेन की कोठी के गेट पर जाकर इन्होंने उसे खोलने और तोड़ने की कोशिश की, जिसमें ये जब नाकाम हुए तो इन्होंने हैंड ग्रेनेड से कोठी का दरवाजा तोड़ दिया, जिसका एक टुकड़ा मेरे घर के सैन में गिरा, जो सुबह मैंने पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया। अब ये तमाम फौजी ओसामा बिन लादेन की कोठी की 3री मंजिल पर पहुंच चुके थे, जहां 2 कमरे बने हुए थे और इन कमरों में ख्वातीन और बच्चे रिहाइश पजीर थे। जैन बाबा बताते हैं कि यूं ही ये कमांडोज इन कमरों में दाखिल हुए हैं तो औरतों और बच्चों की चीखने की मैंने बहुत ज्यादा आवाजें सुनी और इन चीखों की वजह से मुझ पर सकता तारी हो गया, लेकिन ये चीखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। इसके बाद दोबारा मैंने रोड पर फौजियों की दौड़ने की आवाजें सुनी और इससे कुछ ही देर बाद ये हेलीकॉप्टर वहां से परवाज कर गए। इनमें से एक हेलीकॉप्टर मुझे पता नहीं उसे क्या हुआ, मेरे घर के छत के करीब से परवाज करता हुआ दरख्तों के दरमियान से गुजरता हुआ ओसामा बिन लादेन की कोठी की दीवार के साथ टकराकर तबाह हो गया, जिसकी आवाज सुनकर तमाम मोहल्ला के लोग ओसामा बिन लादेन की कोठी के पास पहुंच गए। जैन बाबा बताते हैं कि मुझे नहीं पता कि जो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है उसका पायलट मर गया था या बच गया था, लेकिन जो ही इन हेलीकॉप्टर्स ने परवाज की तो इसके चंद लम्हों के बाद मकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने तमाम लोगों को ओसामा बिन लादेन की कोठी के चारों अतराफ से पीछे हटाना शुरू कर दिया। जो ही पुलिस वालों ने लोगों को पीछे हटाया तो आर्मी भी मौका पर पहुंच गई, जिसने पूरे इलाके की रेकी करनी शुरू कर दी और हमारे इलाके में चौकियां कायम करके 1 साल तक इस इलाके की निगरानी की गई। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां से लाशें, बच्चों और औरतों को गाड़ियों में बिठाकर ले गए। जैन बाबा का दावा है कि ये घर 2 चचाजाद भाइयों अरशद खान और तारिक खान का था, जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रिहाइश पजीर थे और वही दोनों भाई हलाक हुए। अरशद खान को हम बड़ा खान और तारिक खान को हम छोटा खान कहकर पुकारते थे। ये दोनों इस घर में अपने 8 बच्चों, 2 बीवियों और 1 बहन के साथ रिहाइश पजीर थे।
زین بابا بتاتے ہیں کہ ارشد خان اور طارق خان کے ساتھ میرے بہت قریبی تعلقات تھے. بڑا خان اور چھوٹا خان بہت ہی ملنسار تھے لیکن ایک حد تک. زین بابا بتاتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو ان کے گھر جاتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی میں نے ان بھائیوں کو کبھی کسی کے گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے. ان لوگوں نے اپنی آمد و رفت کے لیے ایک جیپ اور ایک پرانی سی کار بھی رکھی ہوئی تھی. مجھے ان کے بچوں پر بہت حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیسے بچے ہیں جو کبھی بھی باہر نکل کر کھیلتے کودتے نہیں اور نہ ہی کبھی انہوں نے باہر کھیلنے کے لیے ضد کی ہے. زین بابا بتاتے ہیں کہ ان کے گھر سے کبھی بھی کسی قسم کے شور شرابے کی آواز نہیں سنی تھی. ارشد خان نے اس کوٹھی کی جگہ 3 مراحل میں خریدی. پہلے مرحلے میں 3 کنال، پھر دوسرے مرحلے میں 13 مرلے اور پھر تیسرے مرحلے میں 3 کنال رقبہ خریدا. لیکن کوٹھی 5 مرلے سے کچھ زیادہ رقبہ پر بنی ہوئی تھی. اسامہ بن لادن کی کوٹھی پر جب حملہ ہوا اس کے بعد ہماری زندگیاں بہت مشکل ہو گئی تھی. میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گیا تھا. اب ہمارے محلے میں کوئی 1 یا 2 رہائشی پلاٹ ہوں گے. سبھی پلاٹ بک چکے ہیں اور ان پر 2011 میں جو مکانات زیر تعمیر تھے اب وہ مکان آباد ہو چکے ہیں. اسامہ بن لادن کی کوٹھی پر حملے کے کچھ دنوں کے بعد زین بابا سے سیکیورٹی فورسز نے پوچھ گیچھ کرنی شروع کر دی جس سے زین بابا بہت زیادہ تنگ تھا. زین بابا بتاتا ہے کہ جب سیکیورٹی فورسز نے میری جان چھوٹی تو میڈیا والوں نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا. مقامی اور غیر مقامی صحافیوں کے سوالات کا جواب دے دے کر میں تھک گیا تھا کیونکہ میں ایک بوڑھا شخص ہوں. لیکن آخری بات زین بابا نے جو کہی کہ 2 مئی 2011 والی رات پاکستان میں دوبارہ دہرائی جائے گی.